नमस्कार विद्यार्थी मित्र, कक्षा 9 के लिए अब हम यहाँ देखेंगे जो कविता 10 है भारत गौरव। तो ये कविता मैथिली शरण जी गुप्त ने लिखी है। उनका जन्म 1886 ईस्वी सन में हुआ है और निधन उनका 1964 में ईस्वी सन में हुआ। वे गुप्त जी जो थे उनका जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। वे बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी, मतलब बहुत रस था उनको कविता पढ़ने का और लिखने का भी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। मतलब उन्होंने जो रचनाएं, जो कविताएं हैं और भी जो कुछ भी उन्होंने लिखा है वह एक जो अखबार है, जो पत्रिका के नाम पे आता था सरस्वती नाम का, उसमें उनकी प्रकाशित हुई थी। मतलब प्रकाशित हुई थी क्या कि उसके अंदर आई थी, मतलब छपकर। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया था। और यहाँ पर जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्होंने उनको खूब प्रोत्साहित किया। उनकी कविता का जो व्यक्तित्व है उसके लिए भी उन्होंने उनका क्या क्या परिष्कार किया। और उसके बाद क्या है, राम भक्ति में सरावोर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इन्होंने क्या है, राम भक्ति के ऊपर, मतलब जो सरावोर पारिवारिक संस्कार जो उनके थे, मतलब ये इनके परिवार में राम भक्त थे सारे, और राम की मिली और वे राम के बारे में तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। आप देखें तो इनकी जो कविताओं का जो प्रभाव है वो क्या है, इस प्रकार था कि उनकी कविताओं में भारत की जो राष्ट्रीय चेतना, मतलब राष्ट्र के बारे में जागृति और स्वदेश के प्रति जो गौरव था वह गूंजने लगा है और सुनाई देने लगा था। इसी कारण ये राष्ट्रीय कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए हैं और इसीलिए उनको राष्ट्रीय कवि का संबोधित किया गया है। और वे मतलब प्रसिद्ध भी खूब प्रख्यात हुए हैं, जाने गए हैं। भारत भारतीय संकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जो इनकी रचनाएं हैं उनके नाम हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया था। राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। इनको यहाँ पर राज्यसभा के जो सदस्य के लिए भी इनको बनाया गया है। प्रस्तुत काव्य जो है इनका भारत भारतीय से लिया गया है, जिसमें तीन खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। मतलब जो भारत भारतीय काव्य है उसके 3 खंड है और उन 3 खंडों के अंदर देश का वर्तमान, भविष्य के बारे में बताया गया है। गुप्त जी के भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया गया है। जो चित्र है, मतलब बहुत ही अच्छे से उसको यहाँ पर बताया गया है, प्रस्तुत किया गया है। और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया गया है। और यहाँ पर क्या है कि उनको पूरे विश्व के सिरमौर, मतलब विश्व में सर्वश्रेष्ठ जो उनकी कविताएं हैं उनको प्रतिष्ठा प्राप्ति की है, मतलब तरक्की मिली है, नाम प्रतिष्ठित हुआ है, जाना गया है, खूब उनको उपाधियाँ मिली हैं। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरव गान किया है। कविता के अंदर जो भारत की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसके बारे में यहाँ पर खूब अच्छे से बताया गया। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया गया है। और यहाँ पर जो आर्य जाति है उनके जो आदर्श है, उनके नीति नियम है, उसके बारे में भी इसमें खूब अच्छे से बताया गया है। अब हम कविता आगे देखेंगे। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ,
संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारत वर्ष है। तो इस कविता का सार ये है, अर्थ ये है कि यहाँ देखें तो भूलोक का जो गौरव और प्रकृति की जो पुण्य लीलाएं जो स्थल हैं, हमें हिमालय और गंगा जल का गौरव है, मतलब गौरव प्राप्त होता है। इसी तरह ऋषि मुनि की ये भूमि है, इसमें संसार में सबसे पहले उन्नति देश के इसी तरह देश की ही हुई है। पर वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार की पवित्र क्रीड़ा भूमि है, मतलब यहाँ पर ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है, देवताओं ने जन्म लिया है। यहाँ पर कृष्ण जैसे भगवान का जो जन्म हुआ, देव का जन्म हुआ, उनकी काफ़ी सारी क्रीड़ाएँ जो बाल लीला है उनका वर्णन है। वे यही वही स्थान है जो हिमालय पर्वत है और यहाँ पर हिमालय जैसा बड़ा पर्वत है और गंगा नदी भी यहाँ पर हिमालय की गोद में से बहती हुई निकलती है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। अब यहाँ पर इस पंक्ति से ये पता चलता है कि हम यहाँ पर देखें कि दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ उन्नत जो देश कौन सा है वह है भारत। वह देश और कोई नहीं, यह ऋषि मुनि की भारतवर्ष है। और यहाँ पर देखें कि हाँ, यह बूढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले देखें तो दूसरा कोई और देश नहीं है। अगर प्राचीन समय में देखें तो भारत जैसा देश कोई और देश नहीं है। फिर भी भगवान ने संसार में वैभव को जो स्थान सबसे पहले बनाया है वह उनका प्रथम संग्रह भंडार इसी देश में हुआ है। वैभव, विलास, सुख, समृद्धि जो कुछ भी है जो भगवान के दिया हुआ है वो सब क्या है, भारत देश में है, क्योंकि यहाँ पे सारे देवों का वास है, देवों का जन्म है, इसलिए इस देश को क्या है, भंडार कहा गया है। ब्राह्मण ने संस्कृति है, देश की सभ्यता है, जो देश के जो कार्य हैं वो भी सब क्या है, यहाँ ब्राह्मण लोग अच्छे से रीति रिवाज से सब कुछ करते हैं। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या, कला, कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम उद्योगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। तो इस पंक्ति के द्वारा हमें ये मतलब अर्थ होता है इस पंक्ति का कि भारत की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। वह पवित्र भूमि है जो भारत की पूरी दुनिया में पूरे संसार में क्या है, जानी जाती है, प्रसिद्ध है। इस देश के निवासी आर्य हैं और यहाँ पे जो निवास करते थे, जो लोग रहते थे, वे आर्य जाति के थे। उन्हें ही सारे संसार को सबसे पहले जो है विद्या, कला और कौशल्य का जो ज्ञान दिया है वह आर्य जाति ने दिया है पूरी दुनिया को। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे, सभी निश्चेष्ट होकर किस तरह वे दे बैठ सकते थे कभी। तो यहाँ पर इस काव्य का, इस पंक्ति का यह अर्थ है, वे आर्य ही थे जो, मतलब वे आर्य ही हैं जो जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे। उन्होंने अपना, मतलब ये संसार में आए तो जीवन में अपने ही सुख सुविधा और सब कुछ करे, वो नहीं थे। वे सोचते थे कि मतलब उनकी जो ज़िंदगी है, जो जीवन है, वो सिर्फ कुछ लेना है, ऐसी किसी चीज़ का उन्हें मोह नहीं था। वे संसार का उपकार करने के लिए आए, जन्म लेते थे, मतलब लोगों को सुख सुविधाएं
देने के लिए जन्म लेते थे, वे फिर भी वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे, और फिर भी वे क्या है, हार कर मतलब नहीं बैठ सकते थे। कुछ ना कुछ वह भारत के लिए खोज करते ही रहते थे। इसलिए भारत का सबसे पुराना देश है। संसार की तरह तरह की संपत्तियों का सबसे पहले यही पता चला कि मानव सृष्टि ही का विकास विस्तार भी यहीं से हुआ है। अगर देखा जाए तो विद्या, कला, कौशल्य में सबसे आगे अगर आर्य जाति के प्राचीन निवासी थे, और वे प्राचीन के रहने वाले थे, मतलब प्राचीन से यही निवास करते थे। उन्होंने संसार में विद्या और कला कौशल्य का ज्ञान भी पूरी दुनिया को आर्यों ने ही दिया है। इसीलिए आर्यों की अगर माने तो हम उन्हीं आर्यों की संतान भी हैं, ऐसा कहा जाता है। आज देश की दशा अच्छी नहीं है, फिर भी प्राचीन सभ्यता संस्कृति के गौरव चिन्ह अब भी यहाँ मौजूद हैं। जो पुरातन काल की जो प्राचीन चीज़ें हैं वो भी आज भी हम देखें तो हमारे यहाँ म्यूज़ियम में रखी हुई हैं, पुरातन विभाग में। आर्यों की महान ये आर्यों में परोपकार की प्रबल भावना होती थी। उनका जीवन दूसरों की भलाई में ही बीतता था। वे हमेशा दूसरों की भलाई करने में ही लगे रहते थे। महान पवित्र के वे कर्मवीर पुरुष भी थे। अब यहाँ पर आपका काव्य पूर्ण होता है और हम शब्दार्थ देखेंगे। तो शब्दार्थ इस प्रकार है। गौरव माने सम्मान प्रतिष्ठा, भू माने भूलोक माने संसार दुनिया, लीला स्थल माने महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि, उत्कर्ष माने उन्नति प्रगति, सिरमौर माने श्रेष्ठ, करने वाला देवता, आचार्य माने शिक्षक, आदर्श आचार को आचरण में लाने वाला, अधोगति माने अवनति दयनीय दशा, स्वार्थ रत केवल अपना ही लाभ देखने वाला, मदिरा माने शराब मद, संसार माने दुनिया, निश्चेष माने निष्क्रिय चेष्टा रहित है। आगे इसके और भी शब्दार्थ हैं। तो जैसे कि भू माने पृथ्वी पर बसा हुआ संसार है, गौरव माने सम्मान प्रतिष्ठा, अपूर्णीय लीलास्थल माने पवित्र क्रीड़ा भूमि, मनोहर माने मन को हरने वाला सुंदर, उत्कृष्ट माने उन्नति, सिरमौर माने सरदार श्रेष्ठ, पुरातन माने बहुत पुराना प्राचीन, बहुभूति माने संसार का वैभव, भंडार माने खजाना, विधि माने ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने वाले देवता, नर माने मनुष्य, और पुण्य भूमि माने पवित्र भूमि, आचार्य माने शिक्षक, आदर्श आचार को आचरण करने वाले, आचरण में लाने वाला, अधोगति माने अवनति दयनीय दशा, उच्चता माने महानता श्रेष्ठता, स्वार्थ रत मतलब केवल अपना ही लाभ देखने वाला, मदिरा माने शराब मद, निश्चेष्ट माने निष्क्रिय चेष्टा रहित। तो यहाँ पर आपका जो है कविता 10 वो पूर्ण होती है। उसके शब्दार्थ स्वाध्याय हम अगली बार देखेंगे। नमस्कार विद्यार्थी।